नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज के वीडियो में जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे द म्युनिसिपैलिटीज इन इंडिया यानी अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स इन इंडिया। भारत के जो शहर हैं, जो शहरी इलाके हैं, उनका प्रशासनिक काम कैसे होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम, पॉलिटिकल काम, लोकल गवर्नेंस भारत में कैसे की जाती है, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पंचायतों के बारे में डिस्कस करा था। अगर पूरे हिंदुस्तान की लोकल गवर्नेंस को आप डिवाइड करें तो वो दो पार्ट में हो सकती है, या तो किसी जगह पर गांव है या किसी जगह पर शहर है। गांव के बारे में डिस्कशन हमने पिछले वीडियो में किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि शहरों का प्रशासनिक काम या पॉलिटिकल काम जो है ग्राउंड लेवल पर वो कैसे होता है। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। तो टॉपिक है द म्युनिसिपैलिटीज इन इंडिया। भारत में नगर पंचायत या म्युनिसिपैलिटी कैसे काम करती है, इसको हम लोग आसान भाषा में अर्बन लोकल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, या फिर हम इसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी बुला सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा आप, भारत में सेंट्रल लेवल पर एक सरकार बनती है जिसमें प्रधानमंत्री होते हैं, वो हेड होते हैं। स्टेट लेवल पर भी सरकार बनती है जिसमें चीफ मिनिस्टर जो है वो मुखिया होता है। लोकल गवर्नेंस के लेवल पर भी सरकार बनती है जहां पर चेयरमैन या मेयर हो सकता है, चेयरमैन भी हो सकता है या फिर मेयर हो सकता है। लेकिन इनसे ज्यादा ताकतवर जो है वो इंडिविजुअल वार्ड के काउंसलर्स होते हैं। इसका मतलब यह है कि लोकल लेवल की जो गवर्नेंस होती है उसमें जो लोगों द्वारा चुने हुए डायरेक्ट लोग होते हैं उनकी पावर ज्यादा होती है। सेंटर में या स्टेट में जरूरी नहीं है ऐसा हो। सेंटर में हो सकता है या स्टेट में हो सकता है कि आपने किसी कांग्रेसी को वोट डाली हो, किसी कांग्रेस के विधायक को वोट डाली हो या एमपी को वोट डाली हो, लेकिन सरकार बन जाए बीजेपी की। लेकिन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर आपने जिस व्यक्ति को वोट डाली है उसकी पावर बरकरार रहेगी। सेंटर में और स्टेट में हो सकता है उस व्यक्ति की पावर कम हो जाए क्योंकि उसकी सरकार नहीं आई, लेकिन लोकल लेवल पर वो व्यक्ति जो है कंपैरेटिवली अगर उसकी पार्टी का व्यक्ति जो है चेयरमैन या मेयर नहीं भी बना तो भी उसकी पावर उतनी कम नहीं होती है जितनी कि सेंटर और स्टेट में हो जाती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हम लोगों ने ये इंश्योर किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि जो थर्ड टीयर ऑफ गवर्नेंस है हमारे यहाँ का, जो अर्बन गवर्नेंस है या पंचायत का जो गवर्नेंस है, वो इस तरीके से होना चाहिए कि उसमें लोगों का कंट्रोल ज्यादा होना चाहिए। उसके अंदर लोग अपने आप को ताकतवर फील करने चाहिए ताकि लोग अपनी प्रॉब्लम्स का खुद निजात पा सकें। इसी को कहते हैं डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन और इसी को कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी लोकल सेल्फ गवर्नेंस का। तो आइए हम लोग इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहली चीज है इंट्रोडक्शन। म्युनिसिपैलिटीज का इंट्रोडक्शन क्या कहता है कि अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो है इट रेफर्स टू द गवर्नेंस ऑफ अर्बन एरियाज थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा कि जो अर्बन एरियाज है उसका गवर्नेंस कैसे होता है वो अर्बन लोकल गवर्नेंस के अंदर आता है। इट इंश्योर्स डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन एंड प्रोवाइड्स एसेंशियल सिविक सर्विसेज। जो एसेंशियल सिविक सर्विसेज है वो हमारे को म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और काउंसिल्स के द्वारा दी जाती हैं। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो था हमारा, जो 1950 में बना था, उसके अंदर हम लोगों ने म्युनिसिपैलिटीज को जगह नहीं दी थी। लेकिन धीरे धीरे हम लोगों को रियलाइज हुआ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और हमें लगा कि केवल यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट ही नहीं होनी चाहिए, एक लोकल गवर्नमेंट भी होनी चाहिए। तो हम लोगों ने 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1992 के अंदर म्युनिसिपैलिटीज के प्रोविजन को भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना दिया। इससे ये स्टेट्स के ऊपर मैंडेटरी हो गया कि वो अपने यहां पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और अर्बन लोकल बॉडीज को डेफिनेटली बनाए, क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से पहले सरकार की मर्जी थी, स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी हुआ करती थी म्युनिसिपैलिटी बनानी है या नहीं बनानी। मर्जी है, बनानी है बना दो, नहीं बनानी तो मत बनाओ। और बेसिक टेंडेंसी उनकी हुआ करती थी कि अगर बना भी दी है तो काम उनको करने दो,
और राज हम करेंगे। लेकिन 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ, बनानी भी पड़ेगी और पावर्स उनकी क्या है वो भी संविधान के अंदर बता दी गई है, ये पावर है, आप ये पावर भी नहीं छीन सकते, उनसे ये पावर आप उनकी ले नहीं सकते हो। तो इसका मतलब 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत म्युनिसिपैलिटीज को कॉन्स्टिट्यूशन का में दर्जा दिया गया। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत पंचायतों को दर्जा दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स, these are the most important acts as far as local self government in India is concerned. See the name, local self government, असली गवर्नेंस यहां पर है। अगर आपने अपनी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को अच्छा कर लिया भारत ने, तो भारत जो है वो खड़ा हो जाएगा, भारत जो है अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। आपने देखा होगा कि भारत में बहुत सारी म्युनिसिपैलिटीज है। इंदौर म्युनिसिपैलिटी एक अच्छे सिस्टम्स बनाए हुए हैं और दुनिया का मतलब भारत का सबसे सुंदर शहर इंदौर को माना जाता है। तो हम लोग भी अच्छे शहर बना सकते हैं अगर हमारी म्युनिसिपैलिटीज को इतनी पावर्स दी जाए। तो क्या लिखा हुआ है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर? 74th अमेंडमेंट एक्ट जो है वो 1992 के अंदर आया, 1 जून 1993 को इंप्लीमेंट हो गया। इसके तहत हमने पार्ट 9A को ऐड किया गया अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। पार्ट 9 ऐड किया गया था 73rd अमेंडमेंट में, पार्ट 9A ऐड किया गया है 74th अमेंडमेंट में। आर्टिकल्स है 243P से लेकर 243ZG तक, इन आर्टिकल्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। इसके अलावा 12th शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो भी ऐड किया गया, जिसके अंदर टोटल 18 फंक्शनल एरियाज ऑफ अर्बन गवर्नेंस दिए गए कि ये एरियाज, ये फंक्शंस है हमारी म्युनिसिपैलिटीज के। 18 ऐसे एरियाज जो हैं वो शेड्यूल 12 के अंदर एनलाइटन एनश्राइन किए गए हैं। इसने एम्पावर किया अर्बन लोकल बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के साथ और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के साथ। ये जो 18 एरियाज दिए हुए हैं, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे एरियाज है कि कहां पर आप टैक्स लगा सकते हो। जैसे अगर आप किसी शहर में रहते हो तो आपको पता होगा आपकी घर के ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स लगता है। इसका पैसा कौन कलेक्ट करता है? म्युनिसिपैलिटी कलेक्ट करती है। कलेक्ट करने के बाद वो इस पैसे को कैसे भी यूटिलाइज कर सकती है, अपने कामों में इसको लगा सकती है। तो ये फाइनेंशियल ऑटोनॉमी किसने दी? ये कॉन्स्टिट्यूशन ने दी। और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस किसने दिया? संविधान ने दिया। इसने एस्टैब्लिश किया भारत में म्युनिसिपैलिटीज का फ्रेमवर्क। कैसा फ्रेमवर्क है भारत में? भारत में कोई एक गांव जब बड़ा हो जाता है, उसकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है, अप्रोक्सीमेटली 20,000 प्लस हो जाती है, तब वहां के लोग अगर अप्लाई करें तो उस एरिया में म्युनिसिपैलिटी या नगर पंचायत को खोला जा सकता है। तो नगर पंचायत या म्युनिसिपैलिटी हम अगर कहते हैं तो वो कहां पर है? जहां पर एक बहुत ही छोटा इलाका होता है और वो अभी अभी नया नया शहर बना है, कोई कस्बा है, वो अभी अभी शहर बना है, उसमें म्युनिसिपैलिटी को डाला गया है, तो फिर वहां पर बनती है म्युनिसिपैलिटी। अगर शहर उससे बड़ा है, 2-4 लाख लोग वहां रहते हैं, तो वहां पर म्युनिसिपल काउंसिल का कॉन्सेप्ट है। वहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट है? म्युनिसिपल काउंसिल का। और अगर शहर उससे भी बड़ा है, 10 लाख 12 लाख लोग के आसपास रहते हैं, तो वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बन जाएगा। वो शहर और बड़ा है तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी बन सकता है। तो 3 लेवल होते हैं, नगर पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। और किसके बेसिस पर होते हैं? ये पॉपुलेशन के आधार पर इनको डिसाइड किया जाता है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो 74th अमेंडमेंट एक्ट के तहत यही 3 स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किए, नगर पंचायत फॉर ट्रांजिशनल एरिया बिटवीन रूरल एंड अर्बन, म्युनिसिपल काउंसिल फॉर स्मॉलर अर्बन एरियाज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर लार्जर अर्बन एरिया जो है वो डिफाइन किए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। हर म्युनिसिपैलिटी के अंदर, चाहे ये तीनों नगर पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल या कॉर्पोरेशन, तीनों के अंदर क्या होता है? एक गवर्निंग बॉडी होती है। उस गवर्निंग बॉडी के अंदर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स तो होते ही हैं। जिन लोगों को हमने चुना, अपने वार्ड से चुना, म्युनिसिपल काउंसिलर बनाया, वो लोग तो उसका हिस्सा हैं ही। उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा उसमें निर्धारित कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं। एमएलए, एमपी, चीफ मिनिस्टर,
या कोई और व्यक्ति या आईएएस अधिकारी जो है वहां के, वो लोग भी इसका हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन उनका नंबर एक नंबर के ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक स्पेसिफिक नंबर जो है वो अलॉटेड किसको है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को। अगर हम इलेक्शंस की बात करें, म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शंस की, तो ये हर 5 साल बाद कंडक्ट किए जाते हैं और स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो इस प्रोसेस को देखता है। याद रखिएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो देखता है स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव और लोकसभा के चुनाव, राज्यसभा के चुनाव, प्रेसिडेंट वगैरह के चुनाव, वो उनको देखता है। और स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है, स्टेट का जो इलेक्शन कमीशन है, वो अंडरटेक करता है पंचायतों और म्युनिसिपैलिटीज के चुनाव। तो ये किसके अंडर आते हैं, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंडर आते हैं। भारत में जो म्युनिसिपैलिटीज का एरिया होता है उसको वार्ड्स में डिवाइड कर देते हैं हम लोग। किस में डिवाइड कर देते हैं, वार्ड के अंदर। पॉपुलेशन के आधार पर, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर वार्ड्स बनाए जाते हैं और उन वार्ड्स के अंदर हम अपने म्युनिसिपल काउंसिलर्स को डायरेक्टली इलेक्शन के द्वारा चुनते हैं। रिजर्वेशन जो है सीट्स का, वो प्रोवाइड किया जाता है बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शनल पॉपुलेशन। जितना जिसका पॉपुलेशन एससी एसटी में, उतना उसका रिजर्वेशन हो सकता है। यानी एक पर्टिकुलर वार्ड को हम लोग फिक्स कर सकते हैं कि ये वार्ड जो है ये एससी के लिए रिजर्व्ड है, एसटी के लिए रिजर्व्ड है, विमेन के लिए रिजर्व्ड है, या विमेन में एससी ओबीसी के लिए रिजर्व है। ये चीज की जा सकती है। 1/3 सीट्स जो है वो विमेन के लिए रिजर्व करना अनिवार्य है। कुछ स्टेट्स के अंदर ओबीसी को भी रिजर्वेशन दिया गया है, बैकवर्ड क्लासेस को भी रिजर्वेशन दिया गया है। जो म्युनिसिपैलिटी का, नगर पंचायत का, म्युनिसिपल काउंसिल का या कॉरपोरेशन का जो हेड होता है, जो अध्यक्ष होता है, उसको हम लोग कई बार मेयर बोल देते हैं। मेयर नॉर्मली हम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हेड को बोलते हैं। उसको हम लोग प्रेसिडेंट भी बोल सकते हैं और उसको हम लोग चेयरमैन भी बोल सकते हैं। ये निर्धारित किया जाता है स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा कि वो उसे क्या बुलाना चाहती है। तो सपोज कोई एक बहुत बड़ा इलाका है, वहां पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, तो वहां के अध्यक्ष को क्या बुलाया जाएगा, मेयर। अब ये जो मेयर है ये कैसे चुना जाता है, ये डायरेक्टली भी हो सकता है इलेक्टेड और ये इनडायरेक्टली भी इलेक्टेड हो सकता है। कैसे, ऐसा हो सकता है कि आप जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया को, सपोज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो एरिया, और आपके यहां पर 15 वार्ड हैं, तो 15 वार्ड में से हर वार्ड में एक एक म्युनिसिपल काउंसिलर जो है वो चुनकर आगे पहुंचा। अब उनका अध्यक्ष कौन होगा, उनका अध्यक्ष उन 15 में से नहीं होगा। मैंने बताया था स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में उनमें से ही किसी ना किसी को चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। यहां ये नहीं है। यहां पर क्या है कि वो जो 15 लोग हैं वो आपके रिप्रेजेंटेटिव है, वो अलग है। अब एक बाहर से व्यक्ति आएगा जो उस संस्था का, उस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का अध्यक्ष होगा। वो अध्यक्ष कैसे हो सकता है, वो अध्यक्ष अगर इनडायरेक्टली इलेक्टेड है आपकी स्टेट के अंदर, तो वो जो 15 लोग हैं वो मिलकर उसका चुनाव करेंगे। वो 15 लोग क्या करेंगे, इलेक्शन में वोट डालेंगे, इनडायरेक्टली उस व्यक्ति को इलेक्ट करेंगे अगर आपके यहां पर उनका इनडायरेक्ट इलेक्शन है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपके यहां पर उनका भी डायरेक्ट चुनाव होता है, जो हेड बैठे हुए हैं उनका चुनाव डायरेक्ट होता हो। तो उस सेंस में क्या होगा कि 15, जब आप अपने यहां पर अपने वार्ड काउंसलर को चुनने जा रहे हैं तो 2 बैलेट मशीन्स लगी होंगी। एक बैलेट मशीन में आप अपने यहाँ के वार्ड काउंसलर को, म्युनिसिपल काउंसलर को चूज करेंगे, अपने वार्ड के काउंसलर को चूज करेंगे, और दूसरी मशीन के अंदर आप उस मेयर को या उस चेयरमैन को भी चूज करेंगे। तो केवल उस मेयर या उस चेयरमैन के लिए अलग से आप वोट करेंगे। तो दैट इज नोन एज डायरेक्ट इलेक्शंस टू द चेयरमैनशिप और मेयर पोस्ट ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या काउंसिल। तो ये डायरेक्टली इलेक्टेड भी हो सकते हैं और ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड भी हो सकते हैं। तो ये जो सारे प्रोविजंस हैं, कौन कौन से, चेयरमैन मेयर के रिजर्वेशन, चेयरमैन मेयर के चुनाव के, रिजर्वेशंस के, पावर्स, टैक्सेस, ये ज्यादातर जो है स्टेट लेजिस्लेचर के हाथ में। वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे प्रोविजंस को क्लियर कर रखा है, बट बहुत सारी ताकतें जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर के भी हाथ में आती हैं। और एक बात और, 5 साल के लिए जो है चुनाव होता है, ये कंडक्ट किया जाता है इलेक्शंस 5 इयर्स के लिए, 5 साल में एक बार। लेकिन अगर
एक फर्क और है सेंट्रल गवर्नमेंट लोकसभा से और स्टेट से। वो फर्क ये है कि मान लीजिए 2025 के अंदर चुनाव हुआ, 2025 के अंदर चुनाव हुआ, ये चुनाव 2030 तक रहना था, लेकिन 2028 के अंदर ही म्युनिसिपैलिटी भंग हो जाती है और 2028 में चुनाव दोबारा होता है। तो ये जो 2028 में चुनाव होगा ये भंग हो जाएगा 2030 में। स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर में ऐसा नहीं होता। अगर 2025 में चुनाव हुआ, 2028 में दोबारा चुनाव हुआ तो 5 साल तक चलता है, 2033 तक चलेगा। लेकिन लोकल गवर्नमेंट्स में, पंचायत के अंदर, म्युनिसिपैलिटीज के अंदर ऐसा नहीं होता। म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत में अगर बीच में आपको चुनाव करवाना पड़ा तो वो उस जो समय बच गया है, जो पहले के चुनाव के बाद का समय बच गया है, केवल उसके लिए ही वो वैलिड होगा। हाँ, अगर वो डिफरेंस जो है, मान लीजिए 2030 के अंदर दोबारा चुनाव होना था, मान लीजिए 2030 जून के अंदर ये चुनाव होना था और फरवरी 2030 के अंदर अगर ये डिसमेंटल हो जाता है, डिसलॉज हो जाती है, सरकार गिर जाती है या म्युनिसिपैलिटी डिसॉल्व हो जाती है, तब उस कंडीशन के अंदर जो चुनाव होगा वो 5 साल तक रहेगा। लेकिन अदरवाइज अगर 6 महीने से ज्यादा का समय अभी बचा हुआ है तो वो चुनाव केवल और केवल उस 6 महीने के लिए कंडक्ट किया जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, डिफरेंस है इलेक्शंस का, जो म्युनिसिपैलिटी और पंचायत के चुनावों को डिफरेंशिएट करता है हमारी सेंटर और स्टेट के चुनाव से। नेक्स्ट आता है वर्किंग एंड फंक्शनिंग ऑफ लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज क्या क्या काम करती है, उनके फंक्शंस क्या है। दे हैव द पावर टू इम्पोज ड्यूटीज, टैक्सेस, टोल्स एंड फ्री फी अकॉर्डिंग टू द लॉ। अपने एरिया के अंदर वो इस तरह के टैक्सेस वगैरह लगा सकते हैं और पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन भी ये कहता है कि जो स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है वो म्युनिसिपैलिटीज के फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करता रहे और ये बताता रहे कि वो अपने फंड्स को कैसे बढ़ा सकते हैं। फंड्स, पैसा, ये ताकतवर बनाता है म्युनिसिपैलिटीज को। अगर किसी म्युनिसिपैलिटी के पास पैसा है तो वो अपने काम को सुचारू ढंग से कर सकती है, नहीं तो उसको पॉलिटिकल पावर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो इसलिए एक बहुत बड़ा सवाल हमारे देश में ये आता है कि हमारी म्युनिसिपैलिटीज फाइनेंशियली सस्टेनेबल कैसे हो सकती हैं। तो उसके अंदर ये फाइनेंस कमीशन जो है वो भी हमारे को गाइड करता है। कॉन्स्टिट्यूशन भी बताता है कि ये जो म्युनिसिपैलिटीज है कहाँ कहाँ पर ये पैसा कलेक्ट कर सकती हैं, कौन कौन से टैक्सेस, फीस को ये इंप्लीमेंट कर सकती हैं। इसके अलावा म्युनिसिपैलिटीज बहुत सारे फंक्शंस करती हैं। अर्बन प्लानिंग, लैंड यूज एंड जोनिंग रेगुलेशंस। म्युनिसिपैलिटीज डिसाइड करती हैं कि शहर के एरिया के कौन से हिस्से में कमर्शियल प्रॉपर्टीज जाएंगी, कौन से हिस्से में रेजिडेंशियल होगा, कौन से हिस्से में इंडस्ट्रियल होगा, कौन से हिस्से में पार्क्स और सिविक अमेनिटीज को हम लोग रखेंगे। ये अर्बन प्लानिंग जो है ये लैंड यूज और जोनिंग रेगुलेशंस जो है म्युनिसिपैलिटीज करती हैं। म्युनिसिपैलिटीज पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन, वेस्ट मैनेजमेंट और हॉस्पिटल्स का भी मैनेजमेंट करती है। ड्रिंकिंग वाटर और सीवेज फैसिलिटीज जो है वो भी, उनका मैनेजमेंट भी म्युनिसिपैलिटीज के हाथ में है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेंटेनेंस ऑफ रोड, स्ट्रीट लाइट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स, ये सब चीजें भी म्युनिसिपैलिटीज के ही अंतर्गत आती हैं। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जैसे कि ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री को डेवलप करना भी जिम्मेदारी किसकी मानी जाती है, म्युनिसिपैलिटीज की। ये सब काम उन 18 फंक्शंस के अंदर इंक्लूडेड है जो 12th शेड्यूल के अंदर दिए हुए हैं कि ये फंक्शंस हैं हमारे देश में म्युनिसिपैलिटीज के, उस हिसाब से ये काम किए जाते हैं। अगला आता है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 243Z(D) के अंदर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो है उसका वर्णन किया गया है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का वर्णन किया गया है आर्टिकल 243Z(D) में, और मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी का जो जिक्र है वो किया गया है 243ZE के अंदर। इन दोनों का क्या काम है, ये पहली बात तो ये कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होनी चाहिए। ये क्या करेगी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, जैसे हमारे सेंटर के अंदर प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, ले आज के टाइम में नीति आयोग है, वैसे ही डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी क्या करती है, ये पंचायतों से और म्युनिसिपैलिटी से उनके प्लान्स मंगवाती है और पूरे के पूरे जिले को डेवलप करने का एक सिंगल प्लान बनाती है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी क्या करती है, पूरे जिले को डेवलप करने का एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट प्लान जो है वो बनाती है। इससे ये इंश्योर करती है कि रूरल और अर्बन प्लानिंग कोऑर्डिनेट कर सके, रूरल एरियाज भी डेवलप हो सके और अर्बन एरियाज भी डेवलप हो सके।
डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में लगभग 80% लोग जो हैं वो लोकल बॉडीज के डायरेक्टली इलेक्टेड लोग होने चाहिए। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के अंदर 80% लोग वो होने चाहिए जिन्हें आप लोगों ने खुद वोट डालकर चुना है। 80% से कम उनका नंबर नहीं होना चाहिए और बाकी के लोग जो हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा अपॉइंटेड किए जा सकते हैं। इसके अंदर एमपीज, एमएलएज और स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स का भी रिप्रेजेंटेशन रहता है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के अंदर। और ठीक इसी तरीके से मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी 243ZE के तहत उसे भी बनाया जा सकता है, जो पूरे के पूरे शहर की प्लानिंग का एक डॉक्यूमेंट, एक ब्लूप्रिंट तैयार करके आपको देगी। हमारे देश में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है, जो अर्बन लोकल बॉडीज है, उनकी सबसे बड़ी चैलेंजेस क्या है? सबसे पहला चैलेंज है लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड डिपेंडेंस ऑन द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट इनके यहाँ बहुत ज्यादा इंटरफेयर करती है, पैसा नहीं देती है, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं देती है, जिससे लोकल लेवल के जो लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, उन्हें स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है और वो कॉन्स्टिट्यूशन के इन प्रोविजंस का बहुत अच्छे से फायदा नहीं उठा पाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट अपनी दादागिरी करती है। स्टेट गवर्नमेंट के जो नेता हैं, एमपीज हैं, एमएलएज हैं, वो उतनी ज्यादा पावर्स म्युनिसिपैलिटीज को नहीं देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म जो है हमारे देश में लोकल बॉडीज का या अर्बन लोकल गवर्नेंस का, एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है। ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसीज, आप चाहे लोगों के द्वारा चुने हुए वार्ड काउंसिलर है, लेकिन आपको हर चीज के लिए परमिशन डीसी से, आईएएस से, एमपी से, एमएलए से लेनी पड़ रही है। हर फंड के लिए आपको उनके सामने आना पड़ रहा है। तो इस वजह से ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसीज जो है वो भी बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है हमारी कंट्री में, म्युनिसिपैलिटीज के अंदर। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, डेफिसिट्स इन वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट, इन एरियाज के अंदर हमारी म्युनिसिपैलिटीज कोई बहुत ज्यादा अच्छा काम नहीं कर पाई हैं। और इनएडिक्वेट डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, डिस्पाइट द फैक्ट कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर हमने म्युनिसिपैलिटीज को बहुत ताकतवर बनाया, उनके पावर्स को डिफाइन किया है, लेकिन फिर भी स्टेट गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस है और स्टेट लेजिस्लेचर जगह जगह पर उनको तंग करती रहती है, उनको उतनी ज्यादा पावर्स नहीं प्रोवाइड करते जितनी उनको प्रोवाइड करनी चाहिए। तो इन सब चैलेंजेस की वजह से हमारी जो लोकल अर्बन लोकल गवर्नेंस है वो उतनी ज्यादा एफिशिएंट नहीं है जितनी ज्यादा की उसे होना चाहिए। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि लोकल गवर्नमेंट जो है वो अर्बन डेवलपमेंट के लिए और डिसेंट्रलाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है। ऐसी सभाएं, जैसी ग्राम सभा होती है, वैसी शहरों के अंदर, म्युनिसिपैलिटीज के अंदर भी सभाएं होनी चाहिए जिसमें सारे इलेक्टर्स आने चाहिए और वो जवाबदेही सेट करनी चाहिए उनको वार्ड काउंसिलर्स की कि उन्होंने क्या काम किया है। लेकिन वैसा कुछ अभी तक देखने को नहीं मिला है हमारे यहाँ की म्युनिसिपैलिटीज के अंदर। और दूसरा, हमें उनकी फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, उनकी प्रशासनिक स्वायत्तता, ऑटोनॉमी उनको मिलनी चाहिए, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी उनको मिलनी चाहिए, ताकि वो एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी कर सके और भारत को एक सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन प्रोवाइड कर सके। हमारे जो अर्बन एरियाज हैं वो सस्टेनेबल रह सके, वो जमाने के साथ चल सके, वहां पर एयर पॉल्यूशन नहीं हो, वहां पर वाटर पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, वहां सॉइल पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, एक अच्छी जिंदगी हमारे शहर के लोग जी सकें। ये ऑब्जेक्टिव है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। और स्टेट गवर्नमेंट्स अगर ध्यान से, समझदारी से काम करें और लोकल लेवल पर जो लोग, जिन लोगों को हम चुनते हैं, अर्बन लोकल गवर्नमेंट के जिन लोगों को हम लोग चुनते हैं, अगर वो लोगों को हम लोग ध्यान से चुने तो उससे हमें फायदा ये होगा कि हमारे जो शहर हैं वो बहुत अच्छे होते चले जाएंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसके अंदर हमने अर्बन लोकल गवर्नेंस को या अर्बन लोकल बॉडीज को बहुत डिटेल में, बहुत ध्यान से पढ़ा। इस वीडियो के अंदर अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कोई सवाल जवाब आप करना चाहते तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो कैसा लगा आपको ये भी कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, अपनी करंट जीके सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, कंप्लीट जीके सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।